नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा इसे शेयर करें। तो आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, हम कर रहे थे करंट का रिवीजन और पिछले 6 महीने का करंट अफेयर हम रिवीजन करेंगे। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि किसी भी प्रकार का कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका इससे बाहर जाने वाला है। तो आप जितने भी वीडियोस मैं करंट अफेयर्स के करा चुकी हूँ वो ज़रूर देखें और उसके साथ साथ जो आने वाले वीडियोस हैं उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये चुनिंदा ऐसे प्रश्न हैं जो सच में एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं और पूछे ही जाएंगे। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अप्रैल माह का जितना भी करंट अफेयर है। तो आज ये 15 अप्रैल तक का जो भी है मैंने इसमें कवर किया है और 15 से लेकर के 30 अप्रैल तक का वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे और 15 दिन में ही लगभग 70 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता अगर मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को ऐड करती। तो आज लगभग हम 70 क्वेश्चंस 15 दिन के पढ़ेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है धी यंत्रा किस कंपनी द्वारा निर्मित कोरोना वायरस का चैटबॉट है। तो हम अप्रैल माह में प्रवेश कर चुके हैं और भारत में मार्च माह के आसपास से कोरोना के बारे में केसेस आना स्टार्ट हो गए थे और फिर लोगों ने ऐप बनाना स्टार्ट कर दिए, तरह तरह के वेंटिलेटर, बहुत सारी चीज़ों का मतलब एकदम बाढ़ सी आ गई कि सबने इतने सारे ऐप्स बना दिए। तो हो सकता है कि एक आधे कुछ ऐप्स जो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो पेपर में पूछे जा सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि जब कहते हैं ना कि जब समुद्र सा पूरा बड़ा इतना ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं तो क्या क्या पूछेंगे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि धी यंत्रा किस कंपनी द्वारा निर्मित कोरोना वायरस का चैटबॉट है। ये एक चैटबॉट है और ये जो निर्मित किया गया है ये बेंगलोर की कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है, बेंगलोर की कंपनी के द्वारा। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, धी यंत्रा बेंगलोर की एक कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। कुछ एक आधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है पूछ लें, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि सेकंड क्वेश्चन कहता है कि किस कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कंपनी आ रहा है तो आप इससे थोड़ा लगा सकते हैं कि किसी कंपनी के लिए कोई स्कीम स्टार्ट की गई है तो किसके द्वारा की जाएगी। जाहिर सी बात है कंपनी मामला मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। कंपनी मामला मंत्रालय के द्वारा ये कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि आगंतुकों के लिए स्थायी संग्रह वर्चुअल टूर आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी ने कहाँ शुरू किया है। ये एक वर्चुअल टूर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था, लोग घर में बैठ कर के बोर हो रहे थे, लोगों को क्योंकि आदत है ना हमें बाहर घूमने की, कि हमसे तो घर में बैठा ही नहीं जाता है, तो हमें आदत है बाहर घूमने की। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम क्या करेंगे जब हमको घर में बंद कर दिया गया है, हमको तो जेल वाली फीलिंग आने लगी थी। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों ने तरह तरह के अपने विचार हमारे सामने रखे। तो उन्हीं में से एक ये भी था कि इन्होंने अपनी जो आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी थी इसको वर्चुअली कर दिया कि आप वर्चुअल उसका टूर कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ इसको शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये गैलरी जो है जो स्टार्ट की गई, वर्चुअली स्टार्ट की गई, ये जयपुर हाउस, इसमें इसका सही उत्तर है जयपुर हाउस नई दिल्ली। आपको जयपुर देखकर के राजस्थान से कंफ्यूज नहीं होना है। जयपुर हाउस नई दिल्ली बहुत ही फेमस आर्ट गैलरी है। सबसे पहली बात, जो भारत माता की एक पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग, वो इसी आर्ट गैलरी में रखी हुई है। बहुत से, और वो आपको पता होगा कि किनके द्वारा बनाई गई थी। तो ऐसी कई सारी पेंटिंग्स जो हैं, जो बहुत ही फेमस पेंटिंग्स हैं, वो इस आर्ट गैलरी में रखी गई हैं और इस आर्ट गैलरी को वर्चुअली टूर के लिए हमारे सामने लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि
ऑपरेशन इरिनी, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। याद करने वाले ये प्रश्न है कि ऑपरेशन इरिनी हथियार एम्बर्गो लागू करने के लिए EU द्वारा किस देश में शुरू किया गया है। तो ये ऑपरेशन इरिनी आपको बताना है कि कौन से देश में शुरू किया गया है। बस आप इतना याद रखिए कि ऑपरेशन इरिनी EU द्वारा शुरू किया गया था और कहाँ शुरू किया गया था। तो जो इसका सही उत्तर है वो है लीबिया। लीबिया इसका बिल्कुल सही उत्तर है और लीबिया में ये ऑपरेशन इरिनी शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि पूर्वी एशिया और प्रशांत 11 मिलियन लोगों को गरीबी में देख सकता है। और ये रिपोर्ट दी गई थी आफ्टर कि कोरोना वायरस के बाद में जो इतनी सारे लॉकडाउन रहा और अर्थव्यवस्था सारे ही देशों की इतनी ज़्यादा गड़बड़ा गई थी, उसके बाद ये कहा गया कि ये जो एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र है उसमें वो क्षेत्र लगभग 11 मिलियन लोगों को गरीबी में देखेगा कि लोग गरीब हो गए, उनका रोजगार छूट गया। तो ऐसी परिस्थिति में वो गरीबी में लोगों को देखेगा। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? तो ये रिपोर्ट जिसने दी है वो है वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक जो है उसने ये रिपोर्ट दी है कि लगभग 11 मिलियन लोग गरीबी में देखे जा सकते हैं। लोग गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ऐसे लोगों की संख्या 11 मिलियन तक बताई गई है और वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोरोना मुक्ति ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? कोरोना मुक्ति ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रैल माह में शुरू किया गया था कोरोना मुक्ति ऐप। बहुत सारे ऐप हैं, कुछ जो इम्पॉर्टेंट ऐप आपको लगते हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं तो आप उन्हें याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है कि श्रीनाथ रेड्डी किस राज्य सरकार के सलाहकार बने हैं? श्रीनाथ रेड्डी किस राज्य सरकार के सलाहकार बने हैं? तो श्रीनाथ रेड्डी जो बने हैं वो आंध्र प्रदेश सरकार के सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किस कंपनी के साथ अपने विलय को मंजूरी दे दी है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अब इस कंपनी के साथ विलय करने जा रही है और ये कौन सी कंपनी है? तो इस कंपनी का नाम है JSKCH इंडिया और इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है ग्लासगो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। ये जो इस कंपनी की फुल फॉर्म का मतलब पूरा नाम जो है विस्तार में वो है ग्लासगो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। तो आगे हम चलते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अब इस कंपनी के साथ में मर्ज होने जा रहा है, अपने विलय को इसने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोविड-19 के बीच भारत ने मालदीव को किस ऑपरेशन के तहत 6.2 चिकित्सा सहायता दी है? 6.2 मिलियन की इस तरीके से कुछ है, इसने चिकित्सा सहायता दी है और कोविड-19 के दौरान दी है और मालदीव को दी है। तो वो ऑपरेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऑपरेशन है जिसके तहत चिकित्सकीय सहायता भारत सरकार के द्वारा दी गई है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिन पर मैं स्टार बना रही हूँ उनको तो बिल्कुल आपको रट ही लेना है। तो ये जो ऑपरेशन का नाम है ये है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव को चिकित्सकीय सहायता ये हेल्प की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्गो एयर ब्रिज भारत व किस देश के मध्य बनाया जाएगा? कार्गो एयर ब्रिज भारत व किस देश के मध्य? तो इसका उत्तर जो है वो है चाइना। भारत और चाइना के मध्य ये कार्गो एयर ब्रिज भारत और चाइना के मध्य, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 11th क्वेश्चन कहता है कि रजनीश ओसवाल ने किस राज्य के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? देखिए वैसे तो भाई कई सारे राज्य हैं, सबके अलग अलग न्यायाधीश हैं, लेकिन कोई राज्य ऐसा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है या वो यूनियन टेरिटरी है या आप उस राज्य के नागरिक हैं और आप उस राज्य का स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ के जो तथ्य हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रजनीश ओसवाल ने जहाँ के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है वो है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर लगातार जब से यूनियन टेरिटरी बना है उसके बाद से ये चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर
क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद एक न्यायाधीश बनकर हमारे सामने उभर कर आए। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि रजनीश ओसवाल ने कहाँ के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो ये है जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने च्युइंगम बिक्री पर रोक लगाई है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, इसलिए पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के दौरान च्युइंगम की बिक्री पर इन्होंने रोक लगा दी, कि इन्हें लगा कि शायद एक व्यक्ति जो च्युइंगम चबाकर फिर थूक देता है तो उससे हो सकता है, क्योंकि जो लार रहती है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। आपने देखा ना कि कई जगह पर देखा होगा आपने, पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि कोरोना वायरस किसी भी तरह से हवा में मिल सकता है। इस वजह से च्युइंगम पर भी प्रतिबंध लगाने वाली जो सरकार थी वो थी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने च्युइंगम पर प्रतिबंध अपने यहाँ लगा दिया था। जैसे बिहार में आपने देखा होगा कि पान मसाला पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, और भी कई सारे राज्य थे जिन्होंने इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। आगे हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के रामाचंद्रन किस बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। के रामाचंद्रन किस बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। तो इस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के ये कार्यकारी निदेशक बन गए हैं, जिनका नाम है के रामाचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इंडियन बैंक के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं कि इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 में हुई थी। इसके सीईओ है पद्मा चुंदरू, इनका नाम है, ये सीईओ है। और टैग लाइन की बात करें, टैग लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, तो टैग लाइन है योर ओन बैंक। ये इंडियन बैंक की टैग लाइन है, योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 14th क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण गीता राम जी का निधन हो गया, वो क्या थी। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनका निधन कोरोना वायरस से हुआ, परंतु वो जो लोग थे वो उनका जो स्थान था वो काफ़ी उल्लेखनीय था, तो इस वजह से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो गीता राम जी का निधन हो गया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या थी। तो ये एक HIV शोधकर्ता थी, और शोध के दौरान ही इनको कोरोना वायरस से पॉजिटिव हुए, और जिसके बाद इनका निधन हो गया। तो ये प्रश्न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, गीता राम जी का निधन हुआ, ये HIV शोधकर्ता थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, 15th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व ऑटिज्म दिवस हम कब मनाते हैं। विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि 2 अप्रैल को हम विश्व वर्ल्ड ऑटिज्म डे के रूप में मनाते हैं। 2 अप्रैल को हम वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16th क्वेश्चन कहता है कि कोरोना वायरस के कारण COP26 रद्द कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए कि कोरोना वायरस के कारण जो COP26 थी वो रद्द कर दी गई, और ये कहाँ होने वाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा कि जो COP26 थी जिसको रद्द कर दिया गया वो कहाँ पर होने वाली थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होने वाली थी ग्लासगो में, ये ग्लासगो में होने वाली थी, और इसको रद्द कर दिया गया कोरोना वायरस के चलते। तो कहाँ होने वाली थी COP26, ग्लासगो में होने वाली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन कहता है कि आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है, किसके द्वारा शुरू किया गया। जो आरोग्य सेतु नाम का एक कोविड-19 के दौरान ट्रैकिंग ऐप शुरू किया गया है, कि यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो आपको जानकारी हो जाएगी, यदि आपके और उसके फ़ोन, दोनों के फ़ोन में आरोग्य सेतु होता है तो ये जो आरोग्य सेतु ऐप था ये विकसित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये भारत सरकार की पहल थी आरोग्य सेतु, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अडानी इंटरप्राइजेज ने किस योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से 887 करोड़ रुपए की हाइब्रिड एन्युटी रोड परियोजना प्राप्त की है। तो एक हाइब्रिड एन्युटी रोड परियोजना है, अडानी इंटरप्राइजेज ने प्राप्त की है। तो इस परियोजना का नाम पूछा जा रहा है कि किस परियोजना के तहत ऐसा किया गया है। तो ये जो परियोजना है जिसका नाम है भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना के तहत ही 867 करोड़ रुपए की हाइब्रिड एन्युटी रोड परियोजना प्राप्त की गई है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार दूरसंचार कंपनियों के क्वारंटाइन उल्लंघन कार्यकर्ताओं की जानकारी जियो फेंसिंग से प्राप्त कर सकेंगे।
कि जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन का उल्लंघन करते हैं उनके विषय में जियो फेंसिंग से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपसे एक्ट पूछा जा रहा है, वो कौन सा एक्ट है, वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। तो ये जो एक्ट है, अब ये भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम तो है, पर आपको पता होना चाहिए कि कब आया था। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम कौन सा कार्य कर रहा है। तो जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम है वो है 1885 का। जी हाँ, बहुत पुराना है। आपको लग रहा होगा कि आसपास 1995 के आसपास का होगा, पर नहीं। जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम काम कर रहा है वो है 1885 का, और इसी के तहत जियो फेंसिंग से जो कार्यकर्ता उल्लंघन करते हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेगी केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 20th क्वेश्चन है, जो कि कहता है कि कवच एक तीव्र प्रतिक्रिया केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है। कवच एक तीव्र प्रतिक्रिया केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है। देखिए, ये जो अप्रैल का माह है इसमें ज़्यादातर प्रश्न कोरोना वायरस से रिलेटेड होंगे, तो आप लोग प्लीज़ टेंशन मत होइएगा। हो सकता है कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकें। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कवच एक तीव्र प्रतिक्रिया केंद्र था, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये जो विकसित किया गया था वो IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया था। IIT बॉम्बे ने ये कवच नामक एक तीव्र प्रतिक्रिया केंद्र विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां प्रश्न कहता है करुणा ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई। करुणा ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो करुणा ऐप लॉन्च की गई थी सिविल सेवकों के जो संघ के द्वारा, सिविल सेवकों का जो संघ था उसके द्वारा ये करुणा ऐप लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैक द क्राइसिस इंडिया हैकाथॉन किसके द्वारा लॉन्च की गई। हैक द क्राइसिस इंडिया हैकाथॉन किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। तो ये जो ये आप कह सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड है। पहली बात तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे, एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन मिनिस्टर ही लॉन्च करेगा। पर यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये भी एजुकेशन मिनिस्टर है और ये भी एजुकेशन मिनिस्टर है, पर ये कैबिनेट में है और ये राज्य स्तर पर हैं। तो अब इसका जो सही उत्तर है वो है संजय धोत्रे। इसका जो सही उत्तर है वो है संजय धोत्रे। ये हैक द क्राइसिस इंडिया हैकाथॉन संजय धोत्रे ने, जो कि राज्य स्तर पर मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, इनके द्वारा लॉन्च की गई थी। और अब हम जो एजुकेशन मंत्रालय था, जिसको आप पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे, अब उसे हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, इसीलिए अब हम इनको शिक्षा मंत्री कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 23वां प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को हमने कौन सा देखा था, विश्व ऑटिज्म दिवस हमने 2 अप्रैल को देखा था, और 4 अप्रैल को हमने देखा है संयुक्त राष्ट्र खदान जागरूकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर जिसका नाम है जीवन, ये जीवन नामक वेंटिलेटर है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो एक रेल कोच फैक्ट्री है। अब आपको बताना है कि कौन सी रेल कोच फैक्ट्री है जिसके द्वारा ये जीवन नामक वेंटिलेटर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा ये बनाया गया है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा ये निर्मित किया गया है जीवन नामक वेंटिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए, और ये क्वेश्चन है कि रेनीगुंटा से हजरत निजामुद्दीन के लिए दुरंतो दुग्ध स्पेशल ट्रेन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा चलाई गई, जो 36 घंटों में पहुंची। इसने अब तक 36 घंटों का सफ़र पूरा किया और दूध इसने रेनीगुंटा से लेकर के हजरत निजामुद्दीन, जो कि दिल्ली में स्थित है, स्टेशन का नाम है, वहां तक पहुंचाया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेनीगुंटा जो है वो कहाँ पर स्थित है जहाँ से ये ट्रेन चली थी। तो रेनीगुंटा जहाँ स्थित है वो है आंध्र प्रदेश। ये जो दुरंतो दुग्ध एक्सप्रेस थी ये आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से लेकर के दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक गई थी और इसने 36 घंटों का अपना सफ़र ये तय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न कहता है कि एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर किसने पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है। एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर किसने पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है। मैंने बताया कि अप्रैल माह
कहाँ चल रहा है, कोरोना वर्चस्व में फैला हुआ है चारों तरफ। तो ज़्यादातर चीज़ें कोरोना के ऐप्स, कोरोना के लिए वेंटिलेटर, बहुत सारी चीज़ें आपको अप्रैल माह में देखने को मिलेंगी। तो एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर किसने पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने ये पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस के किस द्वीप ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए, ये सबको पता होगा कि वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया। तो वो तो आपको पता है कि पलाऊ वो पहला देश था। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि यूएस का कौन सा द्वीप है जिसने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और प्रतिबंध लगाने का कारण भी मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ और अभी फिर से मैं आपको बताऊँगी कि प्रतिबंध लगाने का कारण ये है कि सनस्क्रीन में जो केमिकल्स होते हैं वो जो कोरल रीफ होते हैं उनको ख़राब कर रहे हैं, समुद्र का जो पानी होता है उसको गंदा कर रहे हैं, उसमें जो जीव रहते हैं छोटे छोटे से जीव उनको नष्ट कर रहे हैं। उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं जो केमिकल सनस्क्रीन में यूज़ किए जाते हैं। तो इसीलिए जब आपने देखा होगा बीच पर लोग जाते हैं नहाने के लिए समुद्र में और ऐसे, तो फिर आपने देखा होगा कि वो लोग धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगा लेते हैं और उस सनस्क्रीन को लगाने के बाद वो उस पानी में जाते हैं, जिसके बाद वो सनस्क्रीन उस पानी में रह जाती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है, कोरल रीफ्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसीलिए कई सारे देशों ने इस पर बैन लगा दिया है और उन्हीं में से एक है यूएस का द्वीप जिसका नाम है वर्जिन। वर्जिन द्वीप है ये यूएस का और इसने भी सनस्क्रीन को बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उनको बोलें कि वो कॉपी पेन लेकर के बैठें और ये वीडियोस लास्ट तक ज़रूर देखें। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लास्ट तक देखा करें ताकि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आप तक पहुँच सके। और कोई कमी यदि आपको लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को पेटा हीरो टू द एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पेटा हीरो टू द एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? बहुत सरल प्रश्न है, पूछा जा सकता है और मुझे लग रहा होगा कि इसका उत्तर भी आप लोगों को पता होगा। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी को ये पेटा हीरो टू द एनिमल्स अवार्ड मिला इनकी पहल के लिए, क्योंकि कोविड-19 में जब लॉकडाउन लगा तो जो जानवर थे सबसे ज़्यादा परेशानी जानवरों को हुई। अब कारण क्या था कि जो सड़क पर घूमने वाले गाय हैं, जो मवेशी होते हैं, उनके लिए दिक्कत ये आई कि पहले तो उनको कहीं आसपास खाना मिल जाता था, वो खा लेते थे, कहीं किसी दुकान पे किसी ने खाने को कुछ दे दिया या ऐसी परिस्थिति। अब जब लॉकडाउन में चारों तरफ सब बंद है तो वो कहाँ खाना खाएंगे, क्या खाएंगे? तो ऐसी परिस्थिति में नवीन पटनायक ने एक पहल शुरू करी और उन जानवरों को खाना खिलाया, अपनी जानवरों के प्रति एक सहानुभूति को प्रकट किया, जिसके बाद पेटा हीरो टू द एनिमल्स अवार्ड इनको दिया गया था पेटा की तरफ से। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 5 अप्रैल को हम नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट। द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट, तो अभी इनका नाम आया था और एक बार फिर से इनका नाम आ गया है नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी ने अपने पिताजी के ऊपर, बीजू पटनायक जी के ऊपर ये पुस्तक लिखी है, द एडवेंचर ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट। ये पुस्तक नवीन पटनायक जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्रोंक्स चिड़ियाघर में विश्व का पहला जानवर नदिया नामक शेर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पहली बात कि ब्रोंक्स नामक चिड़ियाघर में विश्व का पहला शेर या जानवर कह सकते हैं, ये एक शेर था जिसका नाम था नदिया, ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इसके बाद ये मतलब क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा इसकी तबीयत खराब हुई। जब इसका चेकअप हुआ उसके बाद पता चला कि ये जानवर जो है ये शेर कोरोना पॉजिटिव है जिसका नाम नदिया था। तो आपसे पूछा जा रहा है ये ब्रोंक्स नामक जो चिड़ियाघर है ये कहाँ पर स्थित है? क्या ये यूएसए में है या ये कनाडा में है या ये रूस में है या फिर भारत में है? आपको इसका उत्तर देना है।
तो ये जो ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर है ये यूएसए में स्थित है, यूएसए का ये केस था। और इसी तरीके का केस एक मध्य प्रदेश के चिड़ियाघर में भी देखने को मिला, जहाँ पर एक शेर को ही ऐसा कहा जा रहा था कि वो कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसको सेम वही लक्षण थे जो इस नदिया नामक शेर में देखे गए थे, और उसके बाद जो मध्य प्रदेश का वो शेर था उसकी डेथ भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस खिलाड़ी को नाइट स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यहाँ पर हॉल लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कई बार मात्राएं इधर उधर हो जाती हैं। तो किस खिलाड़ी को नाइट स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो वो कौन सा फुटबॉलर है जिनको शामिल किया गया है। तो इनका नाम है कोबे ब्रायंट, इनका नाम है कोबे ब्रायंट, क्रोबे नहीं है, कोबे ब्रायंट इनका नाम है, और इनको नाइट स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नासा के आर्टेमिस परियोजना में कौन सा देश शामिल नहीं है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश शामिल नहीं है, तो मतलब 3 कोई देश होंगे जो शामिल होंगे इस आर्टेमिस परियोजना में, और एक कोई देश होगा जो शामिल नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है, जो नासा का आर्टेमिस परियोजना इन्होंने शुरू की है, इसमें इन्होंने भारत को शामिल नहीं किया है, भारत इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों कंट्रीज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि IWF ने टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन के लिए किन 2 देशों को प्रतिबंधित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में जो वेट लिफ्टिंग होती है ना, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने, IWF का है कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन के लिए किन 2 देशों को प्रतिबंधित कर दिया है। अब इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अब ये टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में भाग नहीं लेंगे। तो ये ये इन दोनों देशों का जो नाम है वो है थाईलैंड और मलेशिया। पहली चीज़ इनका नाम बिल्कुल रट लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। थाईलैंड और मलेशिया, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये टोक्यो ओलंपिक के भारोत्तोलन में भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 35वां क्वेश्चन कहता है कि विधवा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विधवा स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विधवा स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिए कि ये जो ओडिशा में ऑलिव रिडले कछुआ का नामकरण कार्य शुरू किया गया है, ओडिशा में ऑलिव रिडले कछुए का नामकरण काम का जो इनका काम है वो शुरू किया गया, और ये यहाँ पर है, ये किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, वो कौन सा अभयारण्य है जिसमें ये ऑलिव रिडले कछुए बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। और पहले तो इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया था कि इनकी संख्या बहुत निरंतर घट रही थी, तो जो रेड डाटा सूची होती है ना, रेड डाटा बुक, उसमें इनको डाल दिया गया था। पर फिर क्या हुआ, लॉकडाउन की जब स्थिति हुई तो उसके बाद कह सकते हैं कि जानवरों को थोड़ा उभरने का अवसर मिला, पर्यावरण को थोड़ा सुधार करने का मौका मिला। तो उसके बाद जो बीच होता है ना, कह सकते हैं किनारे पर, एक नदी के किनारे पर इनकी लगभग 8 लाख ऑलिव रिडले कछुए देखे गए। बहुत दिनों के बाद इतनी संख्या में ऑलिव रिडले कछुए देखे गए, और ये उनका उस समय का प्रजनन का समय होता है, तो उसके लिए ये सभी बीच पर आए थे, और वहाँ पर लगभग 8 लाख ऑलिव रिडले कछुए देखे गए थे। तो ये जो आपको पहले बता दूंगी कि गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य ऑलिव रिडले कछुए के लिए बहुत ही फेमस है। तो गहीरमाथा बीच पर ये देखे गए थे कछुए। गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए फेमस है, तो ऑलिव रिडले कछुए के लिए। और अगर आपने अभी तक इस कछुए का नाम नहीं सुना है तो इस कछुए का नाम आप याद कर लीजिए। ऑलिव रिडले कछुए कहाँ पाए जाते हैं, तो ओडिशा के गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो मैं आशा कर रही हूँ कि जितना मैं आपको समझाती हूँ वो सब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है फेंक दी खैर नहीं किस राज्य सरकार की पहल है। फेंक दी खैर नहीं किस राज्य सरकार की पहल है, तो ये जो पहल है पंजाब सरकार की। आप देख रहे होंगे कि जो भाषा है वो पंजाबी भाषा है, जिसमें कह रहे हैं कि फेंक दी खैर नहीं, तो ये है पंजाब सरकार की पहल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये प्रश्न है और इसमें पूछ रहा है कि नेस्कॉम कंपनी के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं। नेस्कॉम कंपनी के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनको नियुक्त किया गया है, इनका नाम है यूवी प्रवीण राव। यूवी प्रवीण राव अब नेस्कॉम कंपनी के ये हेड बन गए हैं, यूवी प्रवीण राव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो कौन सा व्यक्ति है जो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता पद पर अब नियुक्त रहेगा? ये विदेश मंत्रालय के अब प्रवक्ता बन गए हैं, तो इनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आपको पता होगा। पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है शेफाली वर्मा। 16 साल की हैं ये शेफाली वर्मा और इनको पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इसका क्या है कि कोविड-19 के दौरान 5T प्लान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था? तो मैं आपको खुद बताऊं कि मैंने स्टेट वाइज करके इनको याद कर रखा है और जैसे बहुत सारे मंत्रालय हैं उनकी बहुत सारी पहल आई, जैसे कि एजुकेशन जो मंत्रालय मिनिस्ट्री है उसने तो बहुत सारे ऐप्स लॉन्च किए, युक्ति 2.0, समाधान, प्रज्ञाता, बहुत सारे। तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले आप एक अलग कॉलम बना लीजिए। जैसे अगर आपको दिल्ली ने क्या क्या किया वो आपको करना है तो दिल्ली का एक कॉलम बना लीजिए कि दिल्ली ने इतनी सारी चीज़ें लॉन्च की, प्लाज्मा बैंक या जो कुछ भी है। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश, जो राज्य बड़े राज्य थे जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही ऐप्स लॉन्च कर दिए, तो उनका एक आप अलग कॉलम बना करके इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5T प्लान पहले हम देख लेते हैं कि 5T प्लान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। तो ये चलाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने ये 5T प्लान लाया था। अब 5T में इन 5T का मतलब क्या था? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 5T का मतलब क्या था। 5T का मतलब था टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रेसिंग प्लस मॉनिटरिंग। ये था 5T का मतलब। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रेसिंग प्लस मॉनिटरिंग, ये था 5T का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पता है दिल्ली सरकार ने काफ़ी हद तक कोरोना को कंट्रोल भी कर लिया है। वहाँ पर स्थिति अभी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ी सामान्य है। बाकी राज्य कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और दिल्ली की आबादी भी इतनी ज़्यादा थी, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार सबसे ज़्यादा पेटेंट के लिए आवेदन करने वाला देश कौन सा है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इन्होंने बताया कि कई सारी कंट्रीज़ जो हैं वो पेटेंट के लिए दावा करती रहती है। पेटेंट जैसे किसी चीज़ पर सिर्फ हमारा ही अधिकार होना, सिर्फ हमारा ही नाम होना, उसे कहते हैं कि पेटेंट। जैसे भारत गया था, भारत के पास चंद्रमा की मिट्टी है, चंद्रमा की या मंगल की कहीं किसी ग्रह की मिट्टी है, तो उस पर भारत को पेटेंट मिल गया कि भारत ही लेकर के आया, भारत के ही पास है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पेटेंट के लिए दावा करते रहते हैं। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा पेटेंट के लिए आवेदन करता है? तो ये देश है चाइना। चाइना भाई बहुत सारी खोज करता रहता है, खोज करने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है वो सारे देशों में भेजता रहता है। जैसे कि इन्होंने कहने को तो कह रहे हैं कि जानवर को खाया उसके बाद कोरोना फैला, पर कई सारी शोध संस्थाएं ये भी कह रही हैं कि किसी शोध के दौरान ये जो कोरोना वायरस था ये फैला। अब कितनी सत्यता है ये नहीं पता, परंतु हो सकता है कि किसी खोज के दौरान ही ऐसा हुआ हो, क्योंकि चाइना निरंतर कुछ ना कुछ खोजता रहता है और उसके बाद फिर सारी देशों के लिए मुसीबत बनाता रहता है। तो चाइना ही वो देश है जो सबसे ज़्यादा पेटेंट के लिए आवेदन करता रहता है। और ये रिपोर्ट किसने दी? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने ये रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है हेरॉल्ड चक्रवात किस देश में आया? बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि हेरॉल्ड चक्रवात किस देश में आया? तो ये आया था फिजी में। फिजी में ये हेरॉल्ड नामक चक्रवात आया था, इतना आपको याद रखना है, और ये काफ़ी तेज चक्रवात था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संजीव मेहता को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, देश तो वैसे भी जूझ रहा था कोरोना से, फिर चक्रवातों ने आकर के और ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि कमी को पूरा कर दिया। जो कमी रह गई थी थोड़ी बहुत, वो भी पूरी कर दी। अम्फन जब आया था ना, उम्फन या अम्फन, उसने तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी पश्चिम बंगाल ने। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने ये भी कह दिया था कि कोरोना वायरस से ज़्यादा तबाही उम्फन ने मचाई है। तो खैर, आगे देखते हैं कि संजीव मेहता को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किस कंपनी के सीईओ बनेंगे? तो ये जो कंपनी है इसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि हिंदुस्तान यूनिलीवर मर्ज हो रही है, विलय को मंजूरी दे दी है ग्लासगो स्मिथ क्लाइन के साथ में, और अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के संजीव मेहता को सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन कहता है कि किस जगह के किसान ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित की है। ये बायोफोर्टिफाइड गाजर, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी गाजर है, हमने तो भाई वही नॉर्मल सी गाजर देखी है, ऐसी होती है रेड सी, उसमें पत्ते होते हैं, हमने तो नॉर्मल सी गाजर देखी है। अब ये बायोफोर्टिफाइड गाजर कैसी है? तो ये थोड़ी सी अलग है। इसका जो आप कह सकते हैं इसमें जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं वो थोड़े अलग हैं। तो बायोफोर्टिफाइड ये जो गाजर है ये विकसित की है जूनागढ़ के किसान ने। जूनागढ़ के किसान ने, थोड़ी अलग है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। इस गाजर का जो नाम है वो है मधुबन गाजर। मीठी ज़्यादा होगी, मधुबन गाजर। मधु से आप याद रखिए शहद मीठा होता है, तो ये गाजर थोड़ी ज़्यादा मीठी होगी। बीटा कैरोटीन से ये युक्त होगी। बीटा कैरोटीन के बारे में आपको पता होगा, विटामिन ए का भंडार होता है। और एक आपको पता होगा कि चावल हम लोग जो खाते हैं, किसी एक प्रकार का चावल होता है, वो भी बीटा कैरोटीन देता है, तो भी विटामिन ए के लिए रहता है। और आयरन से भरपूर होगी ये गाजर, इसीलिए ये गाजर थोड़ी सी अलग है बाकी गाजरों से। तो विटामिन बीटा कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो मधुबन गाजर है ये बीटा कैरोटीन से भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विजडन अल्मानिक 2020 के अनुसार विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर वुमेन की विनर कौन बनी है। ये विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया है विजडन अल्मानिक के द्वारा। तो पूछ रहे हैं कि इसकी विनर कौन बनी है, तो क्रिकेटर ही होगी कोई, और महिला कैटेगरी में आपसे पूछा जा रहा है। तो फिलहाल भारतीय नहीं है, इनका नाम है एलिसा पेरी। एलिसा पेरी इसकी विनर बनी है। टॉप पहले नंबर पर एलिसा पेरी आई हैं, एलिसा पेरी। और देख लेते हैं, अगर हम इनके बारे में देखें, एलिसा पेरी के बारे में अगर हम देखें तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। एलिसा पेरी के बारे में, ये ऑस्ट्रेलिया की है। सबसे पहली बात तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। और बेन स्टोक्स पुरुषों की श्रेणी में अग्रणी रहे हैं। देखिए, एलिसा पेरी तो महिलाओं की कैटेगरी में अग्रणी रही, परंतु पुरुषों की जो श्रेणी में बेन स्टोक्स अग्रणी रहे हैं। एलिसा पेरी ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम के तहत सशस्त्र बलों के नेटवर्क को संचालित करने के लिए उन्नत आईटी सक्षम प्रणाली स्थापित करने के लिए किसने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन समझने का प्रयास करें। बस एक इसमें आपको नाम याद करना है कि नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम के तहत सशस्त्र बलों के नेटवर्क को संचालित करने के लिए और उन्नत आईटी सक्षम प्रणाली विकसित करने के लिए किसने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। तो ये नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम के तहत जो समझौता किया गया है वो लार्सन एंड टुब्रो के साथ में किया गया है। किसके साथ में किया गया है? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ में ये समझौता किया गया है। और इसके बारे में अगर हम लार्सन एंड टुब्रो के बारे में देखें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 7 फरवरी 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। और चेयरमैन की बात करें तो AM नाइक इसके चेयरमैन वर्तमान में बने हुए हैं, AM नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला राज्य जिसने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया वो कौन सा पहला राज्य था। अब इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कोविड-19 से रिलेटेड कि वो कौन सा पहला राज्य था भारत का जिसने कोरोना वायरस को महामारी अपने यहाँ घोषित कर दिया था। तो ये राज्य था हरियाणा। हरियाणा ने कोविड-19 को, कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था अपने यहाँ सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर हम एक
प्रश्न इसमें और देख सकते हैं कि पहला केस भारत में कब आया, तो केरल में आया था 30 जनवरी 2020 के आसपास। पहला केस भारत में 30 जनवरी के आसपास दिखाई दिया था। उसके बाद फिर निरंतर केसेस की संख्या बढ़ती चली गई और कितना ही बचने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आनी ही थी फिर कहीं ना कहीं से वो आ ही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद वो कौन सा राज्य था जिसने उस लॉकडाउन को सबसे पहले अपने आप से स्वयं से ही आगे बढ़ा दिया, कि उसने केंद्र के ऐसे कोई संकेत का आप कह सकते हैं इंतज़ार नहीं किया और 21 दिन के लॉकडाउन को आगे बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना, तो ये पहला राज्य उड़ीसा बना। उड़ीसा नवीन पटनायक जी ने अपने यहाँ 21 दिन के लॉकडाउन को खत्म होने से पहले ही आगे बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्ले ट्रू डे कब मनाया जाता है। प्ले ट्रू डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, जो दिवस है ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। कि सत्यता के साथ खेलें, मतलब खेल में क्या करते हैं कि कुछ लोग चीटिंग करते हैं, डोपिंग करते हैं, तो इस वजह से डोपिंग ना करें, प्ले ट्रू सत्यता के साथ खेलें, सच्चे बनकर खेलें। तो ये दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है वाडा के द्वारा। वाडा एक एंटी डोपिंग एजेंसी है, वर्ल्ड लेवल पर काम करती है, तो इसके द्वारा ये बनाया गया था, प्ले ट्रू दिवस, प्ले ट्रू डे बनाया गया था 9 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर हम इसकी बात करें 10 अप्रैल को हम विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैरी जॉर्डन ने द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, ये पुस्तक का नाम है इनकी। मैरी जॉर्डन ने पुस्तक लिखी है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप पुस्तक लिखी है। और ये पूछा जा रहा है कि किस पुरस्कार के विजेता हैं, तो ये जो मैरी जॉर्डन है आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार ये अभी तक जीत चुके हैं। इन्होंने मेलानिया ट्रंप के ऊपर ये एक पुस्तक लिखी है द आर्ट ऑफ हर डील, तो आपसे पूछा जा रहा है इनको अभी तक कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, तो ये पुलित्ज़र पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं, इसीलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाते हैं। मैरी जॉर्डन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो जो कुछ अभयारण्य होते हैं जो चर्चा में रहते हैं, आसपास के अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहे कोई ऐसी घटना के कारण, तो वो प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कि ये अभयारण्य कहाँ पर था। तो वही कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में इसलिए रहा कि यहाँ पर एक हाथी कुएं में गिर गया था, जिसको 3-4 घंटे के ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला जा सका, बहुत मुश्किल से इसकी जान बच पाई। तो इस वजह से ये वन्यजीव अभयारण्य अप्रैल माह में चर्चा का विषय बना हुआ था। तो ये कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहले आप इंपॉर्टेंट में से डाल लीजिए कि रसायन हथियार निषेध संगठन ने पहली बार 2017 में केमिकल अटैक के लिए किस देश को जिम्मेदार ठहराया है। रसायन हथियार निषेध संगठन ये एक ऐसा संगठन है जो इस बात को बैन करता है, कि मतलब कहता है कि मनाही करता है इस बात की कि किसी भी देश में आपस में जब झगड़ा होगा तो वहाँ पर रासायनिक जो हथियार है उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसे परमाणु बम इस तरीके की, क्योंकि उसमें जो साधारण लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जन धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है, और वो जो नुकसान है आगे आने वाली पीढ़ियों तक पर दिखाई देता है। क्योंकि हमारे सामने जो उदाहरण जापान के हिरोशिमा और नागासाकी का है वो आज भी स्थिर है। तो इस तरीके की ये जो रासायन हथियार निषेध संगठन है ये बैन करता है। तो वही पूछ रहे हैं कि केमिकल अटैक के लिए, जो 2017 का केमिकल अटैक था उसके लिए इसने किस देश को जिम्मेदार ठहराया है। तो इसने ठहराया है सीरिया को जिम्मेदार। आपने देखा होगा सीरिया की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है, आए दिन वहाँ पर झगड़े होते रहते हैं, वहाँ पर बच्चों को, महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सीरिया वो देश है जिसको केमिकल अटैक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान। आप लोगों ने ये अभियान तो ज़रूर पढ़ा होगा। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किस मंत्रालय की पहल है।
तो ये पहल है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ये पहल है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान। तो ये इनकी पहल है। अब आप सभी देख ही रहे होंगे कि ऑनलाइन किस तरीके से शिक्षा चल रही है। मुझे तो वो शिक्षा चल रही है ऐसा लगता नहीं है, मुझे वो लग रहा है कि समय की बर्बादी हो रही है, क्योंकि टीचर आता है एक तरीके से, आप देख सकते हैं फॉर्मेलिटी चल रही है, बस ऑनलाइन बैठ करके 4 शब्द पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद टीचर निकल जाता है। तो इस तरीके से पढ़ना मुझे नहीं लगता है कि सही है, लेकिन मजबूरी है हमारे सभी के सामने, तो उसी का हम लोग सामना करते हुए परेशानियों से उबर रहे हैं। तो भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन जो है रमेश पोखरियाल निशंक, मानव संसाधन विकास मंत्री, जिनको वर्तमान में शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाता है, तो उनकी ये पहल शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक बैक ब्रेल कीबोर्ड किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये एक ब्रेल कीबोर्ड है जो कि शुरू किया गया है किस कंपनी के द्वारा? ये शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा ये टॉक बैक शुरू किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ब्रेल कीबोर्ड, ब्रेल क्या है? तो ब्रेल एक लिपि है जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उन लोगों के लिए ये ब्रेल सिस्टम होता है। उनके जो लिखने की विधि होती है, जिनको महसूस करके, आप वो छूकर महसूस करते हैं और तब वो लिखना सीखते हैं, उस तरीके से उनका विधि अलग होती है। तो लुई ब्रेल ने इस विधि को विकसित किया था। लुई ब्रेल का जन्मदिन 4 जनवरी को हम ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं, 4 जनवरी को, और 4 जनवरी को ही लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। लुई ब्रेल भी कहा जाता है कि बचपन से मतलब दृष्टिबाधित थे, इसी कारण इन्होंने फिर इस विधि को विकसित किया। और इसमें लगभग 6 डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स पर ये ब्रेल लिपि आधारित होती है। 6 डॉट्स को ही किसी तरीके से ये लोग अपने अक्षर मानते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन 6 डॉट्स होते हैं। और ये टॉक बैक ब्रेल कीबोर्ड गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड और गो डिजिट के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो वो कौन सी कंपनी है भाई जिसने ये बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये जो बीमा पॉलिसी है ये फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर, फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ICICI लोम्बार्ड और गो डिजिट के साथ मिलकर एक बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में रखिए, यूपी वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अन्नपूर्णा और आपूर्ति पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं? अन्नपूर्णा और आपूर्ति पोर्टल कोविड-19 के दौरान जो प्रवासी लोग आए थे, तो उनको सुविधा देने के लिए और कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, उनके लिए ये आपूर्ति पोर्टल और अन्नपूर्णा पोर्टल शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ADB ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर का ऋण दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में डबल स्टार लगाकर लिख लीजिए कि ADB ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार को कितने बिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो भारत सरकार को 2.2 बिलियन डॉलर, याद रखिएगा 2.2 बिलियन डॉलर का ये ऋण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश में स्वास्थ्य सहायता के लिए रैपिड रिस्पांस टीम भेजी है? भारत ने किस देश में स्वास्थ्य सहायता के लिए रैपिड रिस्पांस टीम भेजी है? तो ये कुवैत में सहायता के लिए, कहाँ पर? कुवैत में सहायता के लिए ये रैपिड रिस्पांस टीम भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हम देखें तो कुवैत में 15 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भेजे गए हैं C-130 हरकुलस से। C-130 हरकुलस से ये भेजे गए हैं। ये जो आप कह सकते हैं हेलीकॉप्टर का नाम है और इसी से ये स्वास्थ्य कर्मी भेजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाक क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो चर्चा का विषय रहा किस देश में स्थित है? अनाक क्राकाटाओ किस देश में स्थित ज्वालामुखी है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में स्थित है। अभी ये ज्वालामुखी चर्चा में इसलिए रहा कि क्योंकि इसमें 2018 में विस्फोट हुआ था और उसके बाद से लगातार इसमें विस्फोट हो ही रहे हैं, तो बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया आता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया आता है जहाँ पर ज्वालामुखियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार लेबनान और किस देश को 1 लाख टन गेहूं की मदद करेगी? तो ये मदद इन्होंने
अप्रैल की बात है तो अप्रैल में ये हुआ था, अब मदद ये कर दी गई है। तो भारत सरकार लेबनान और किस देश को 1 लाख टन गेहूं की मदद करेगी? तो भारत अफगानिस्तान और लेबनान को 1 लाख टन गेहूं की मदद इसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF के सलाहकार के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? IMF के सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है रघुराम राजन जी को। ये भारत में RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं। तो इनको IMF ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को सही किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, क्योंकि अब मोबाइल ये सब कुछ रह गया है बच्चों के पास। उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय किस राज्य सरकार की पहल है? ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। करूर ऐप भी इनके द्वारा शुरू की गई थी और उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय भी बिहार सरकार की पहल है। और बिहार में अभी हाल ही में होने जा रहे हैं चुनाव, जिसके तहत कई सारे लालच दिए जा रहे हैं जनता को, ताकि सरकार बीजेपी की बन जाए। तरह तरह के पेट्रोलियम संस्थान और बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके के वे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानो मानी जनजाति चर्चा में रही, ये किस जगह पर निवास करती है? ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये यानो मानी जनजाति है जो निवास करती है? तो अमेज़न के जो वर्षा वन है, अमेज़न के वर्षा वन जो कि ब्राज़ील में स्थित फैले हुए हैं, मुख्यतः ब्राज़ील में, तो वहाँ पर ये यानो मानी जनजाति निवास करती है। और चर्चा का विषय इसलिए बनी कि इस जनजाति में एक व्यक्ति को कोरोना हो गया था। इस जनजाति के एक व्यक्ति को कोरोना हो गया कि मतलब वो व्यक्ति जंगल में रहता है, किसी भी मतलब कोई समाज से उसका संपर्क नहीं है, उसके बावजूद भी उसे कोरोना हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि जब वो जंगल में रह रहे हैं तो उन्हें सुविधा तो मिल नहीं पाई, तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण ये जनजाति चर्चा में आई। तो कहा गया कि कोरोना वायरस की स्थिति में दूर रहें, जो जनजातियां रह रही हैं, जंगलों में निवास कर रही हैं, उनसे दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि वो जनजातियां उतनी सक्षम नहीं हैं कि इस तरीके की महामारी से लड़ सकें, तो उन तक वो महामारी ना पहुँचे। तो आगे हम देख लें अमेज़न की कुछ प्रमुख जनजातियां, क्योंकि पूछी गई हैं एग्जाम्स में। तो इसमें है गुआरानी, काइयांग, पटैक्सी, हाय हाय, टुपीनम्बा, टिकुआ और अंकुटस, ये जनजातियों के नाम हैं जो कि अमेज़न के जंगलों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 67वां प्रश्न कहता है कि 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक पशु हैं? ये लाइव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट जो है ये पशुओं से संबंधित है, ये पशु जनगणना से संबंधित है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पशु कौन से राज्य में है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है और ये 20वीं है। तो उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या बताई गई है। सबसे ज़्यादा पशु कहाँ है? यूपी में। और इसमें जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 67.8 मिलियन पशुओं की संख्या बताई गई है। सेकंड नंबर पर राजस्थान है और थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश है। थर्ड नंबर पर क्या है? मध्य प्रदेश है। और अगर पूरे मतलब कुल जनसंख्या देखी जाए, पशुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 53 करोड़ 57 लाख कुल पशुओं की जनसंख्या है। भारत में 53 करोड़ 57 लाख केवल और केवल पशु पाए जाते हैं हर प्रकार के। और 5 वर्ष में एक बार ये सेंसस जारी की जाती है, पशु जनगणना 5 वर्ष में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI के ट्विटर अभियान से जुड़ने वाले बॉलीवुड अभिनेता कौन है? तो कौन से बॉलीवुड अभिनेता हैं जो RBI के ट्विटर अभियान से जुड़े हैं? इनका नाम है अमिताभ बच्चन, जिनको उनके पूरे परिवार को कोरोना वायरस हो गया था, उसके बाद वो ठीक होकर घर भी आ गए। कई सारे प्रश्न भी उनके ऊपर उठाए गए। तो फिलहाल अमिताभ बच्चन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को 7.5 लाख की खादी मास्क की आपूर्ति का आदेश दिया है? ये KVIC का अब तक का सबसे बड़ा कह सकते हैं ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा 7.5 लाख खादी मास्क के लिए ऑर्डर दिया गया था जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर राज्य ने ये ऑर्डर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि किसने एशियाई देशों के लिए स्टे एट होम पुरस्कार की घोषणा की है। स्टे एट होम, क्योंकि घर पर रहकर भी आप कुछ कर सकते हैं, तो स्टे एट होम पुरस्कार की घोषणा की गई। कौन से एशियाई देशों के लिए की गई है और कौन सी फाउंडेशन के द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर है मर्क फाउंडेशन। मर्क फाउंडेशन ने ये स्टे एट होम पुरस्कारों की घोषणा की है। ये जो मर्क फाउंडेशन है ये जर्मनी की संस्था है। कहाँ की? जर्मनी की संस्था। $500 का इसमें पुरस्कार दिया जाएगा। और पत्रकारों के लिए ये एक पहल है कि पत्रकारों के लिए पत्रकार इसमें आवेदन करा सकते हैं स्टे एट होम में, जो कि मर्क फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने 15 अप्रैल तक के लगभग 70 प्रश्न कवर किए हैं, और 70 प्रश्न में से आपको नॉलेज भी बहुत सारी मिली होगी। तो कैसा लगा आपको सेशन, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।